मेरे माता पिता ने एक रात में मेरे 30 साल के बचपन को मिटा दिया। 3000 तस्वीरें एक क्लिक में गायब। जब मैंने रोते हुए फोन किया तो मम्मी ने सिर्फ इतना कहा, तुमने हमें चुना नहीं तो अब ये यादें भी तुम्हारी नहीं, और लाइन काट दी। मेरा नाम अनिशा वर्मा है। मैं 28 साल की हूं और ये कहानी उस रात की है जब मेरे अपने परिवार ने मुझसे मेरा पूरा बचपन छीन लिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीने का फैसला किया था। उस रात 11 बजे थे। मुंबई की बारिश थम चुकी थी। मैं अपने छोटे से अपार्टमेंट में अकेली बैठी थी एक कप चाय के साथ, जब मेरे फोन पर एक नोटिफिकेशन आई। एक साधारण सी नोटिफिकेशन जिसने मेरी पूरी दुनिया उलट दी। गूगल फोटोज की स्क्रीन पर लिखा था, शेयर्ड एल्बम डिलीटेड बाय ओनर, वर्मा फैमिली मेमोरीज। मेरे हाथ से चाय का कप लगभग गिरते गिरते बचा। दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई कि मुझे लगा सीने से बाहर आ जाएगी। मैंने तुरंत ऐप खोला। वो एल्बम जिसमें मेरे जन्म से लेकर कॉलेज तक की हर तस्वीर थी। वो एल्बम जो मेरे लिए एक खजाने से कम नहीं था, पूरी तरह गायब। 3000 से ज्यादा तस्वीरें। मेरी पहली मुस्कान, पहला कदम, पहला जन्मदिन, स्कूल का पहला दिन, नानी के साथ की आखिरी तस्वीर, हर दिवाली, हर होली, हर खुशी का पल, सब कुछ मिट गया था एक सेकंड में। मेरे हाथ कांपने लगे, आंखों में आंसू आ गए। मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये कैसे हो सकता है। क्या कोई टेक्निकल एरर है? मैंने ऐप रीस्टार्ट किया, फोन रीस्टार्ट किया, लेकिन कुछ नहीं बदला। फिर मुझे याद आया, ये शेयर्ड एल्बम था और ओनर मेरे पापा थे। क्या उन्होंने? नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन नोटिफिकेशन साफ कह रही थी, डिलीटेड बाय ओनर। मेरे दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, क्यों? मैंने बिना एक सेकंड गवाए मम्मी को कॉल किया। फोन 3 बार रिंग हुआ। हर रिंग मेरी बेचैनी बढ़ा रही थी। फिर उन्होंने उठाया। हेलो? उनकी आवाज बिल्कुल सामान्य थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मम्मी, मेरी आवाज कांप रही थी। आपने फैमिली एल्बम डिलीट क्यों कर दिया? मेरी सारी चाइल्डहुड की तस्वीरें थी उसमें। कुछ सेकंड्स की खामोशी छाई रही। फिर मम्मी ने जो कहा, वो मेरे लिए किसी झटके से कम नहीं था। उनकी आवाज अचानक ठंडी हो गई, बेरुखी से भरी। हमने सोचा ये जरूरी था अनिशा, तुम्हें समझ नहीं आएगा, और लाइन काट दी। मैं अपने फोन को घूरती रह गई। क्या अभी अभी सच में ये हुआ? मेरी अपनी माँ ने मेरे बचपन को डिलीट कर दिया और फिर बिना कोई एक्सप्लेनेशन दिए फोन काट दिया। मैं फिर से कॉल करने लगी, लेकिन अब फोन नहीं उठाया गया। 1 बार, 2 बार, 3 बार, कोई जवाब नहीं। मैंने व्हाट्सएप पर मैसेज किया, मम्मी, प्लीज बताइए क्या हुआ है। वो तस्वीरें मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थीं। मैसेज ब्लू टिक हो गया, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया। मैंने पापा को कॉल किया, फोन स्विच्ड ऑफ। रोहन भैया को मैसेज किया, कोई जवाब नहीं। मैं पूरी तरह से अकेली पड़ गई थी। मेरा पूरा परिवार अचानक मुझसे कट गया था और साथ में मेरे 30 साल के बचपन को भी मिटा दिया था। मैं फर्श पर बैठ गई, फोन हाथ में पकड़े, रोते हुए। मेरे दिमाग में वो सारी तस्वीरें घूमने लगी जो अब हमेशा के लिए खो गई थीं। नानी की वो तस्वीर जिसमें वो मुझे गले लगाकर माथे पर किस कर रही थी। नानी अब इस दुनिया में नहीं है, और अब उनके साथ की वो आखिरी याद भी नहीं रही। मेरे 10वें बर्थडे की वो तस्वीर जिसमें पूरा परिवार साथ था, सब खुश थे, सब हंस रहे थे, वो भी गई। मेरी पहली साइकिल की वो तस्वीर जिसमें पापा मुझे साइकिल चलाना सिखा रहे थे, उनका हाथ मेरी पीठ पर था सपोर्ट के लिए, वो भी गई। स्कूल की हर एनुअल डे, हर स्पोर्ट्स डे, हर पिकनिक, हर फेस्टिवल, सब कुछ मिट गया।
लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था, क्यों? मैंने ऐसा क्या किया था कि मेरे अपने माता पिता ने मुझे इतनी बड़ी सजा दी? और ये सवाल मुझे उस कहानी की शुरुआत में ले जाता है जो कुछ साल पहले शुरू हुई थी। एक ऐसी कहानी जिसमें परिवार, प्यार, परंपरा और आजादी सब आपस में टकराते हैं। एक ऐसी कहानी जो शायद आपकी अपनी कहानी भी हो सकती है। तो मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि अभी आपने सिर्फ शुरुआत देखी है। आगे जो होने वाला है वो आपको चौंका देगा, रुला देगा और शायद सोचने पर मजबूर कर देगा कि परिवार का प्यार और नियंत्रण के बीच की रेखा कहाँ खत्म होती है। लेकिन पहले आपको समझना होगा कि ये सब कैसे शुरू हुआ, कैसे एक खुशहाल परिवार टूटने लगा और कैसे एक बेटी को अपनी खुशी और परिवार के बीच चुनना पड़ा। अगर आप जानना चाहते हैं कि मेरे माता पिता ने ऐसा क्यों किया, क्या मैं अपनी यादें वापस पा सकी और क्या मेरा परिवार फिर से जुड़ पाया, तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये कहानी आपको अंत तक बांधे रखेगी। और हाँ, अगर आपने भी कभी महसूस किया है कि परिवार का प्यार कभी-कभी जंजीर बन जाता है, तो कमेंट्स में जरूर बताइए। आप अकेले नहीं हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वहां से जहां से ये सब शुरू हुआ था। दिल्ली में 2000 की शुरुआत में बड़े होना एक अलग ही अनुभव था। मैं अनीशा वर्मा दक्षिण दिल्ली के एक मध्यम वर्गीय परिवार में पली बढ़ी। हमारा घर साकेत के पास एक शांत कॉलोनी में था, जहां सब एक दूसरे को जानते थे। पापा विक्रम वर्मा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ब्रांच मैनेजर थे। वे बेहद अनुशासित इंसान थे। हर चीज का समय तय था। सुबह 6 बजे उठना, अखबार पढ़ना, 8 बजे ऑफिस निकलना। उनकी जिंदगी घड़ी की तरह चलती थी। मम्मी स्वाति वर्मा एक सरकारी प्राइमरी स्कूल में शिक्षिका थीं। वे बहुत प्यारी थीं, लेकिन उनके अपने सख्त नियम थे। परंपरा, संस्कार, समाज में इज्जत, ये सब उनके लिए बहुत मायने रखते थे। मेरा एक बड़ा भाई था, रोहन वर्मा। वो परिवार का राजकुमार था। हमेशा से जो कुछ भी वो करता वो सही होता। मैं छोटी बहन थी, हमेशा उसकी छाया में रहने वाली। बचपन में ये मुझे बुरा नहीं लगता था। मुझे रोहन भैया से बहुत प्यार था। हम साथ खेलते, साथ पढ़ते, साथ शरारतें करते। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हुए, फर्क साफ दिखने लगा। रोहन के लिए हर दरवाजा खुला था, मेरे लिए हर दरवाजे पर शर्तें थीं। हमारे घर में तस्वीरें बहुत खास थीं। पापा को फोटोग्राफी का शौक था। 2003 में जब उन्होंने अपना पहला डिजिटल कैमरा खरीदा, सोनी साइबर शॉट, तो वो बच्चों की तरह खुश हो गए थे। उस समय डिजिटल कैमरा रखना बड़ी बात थी। पड़ोसी आकर देखते, पूछते, तारीफ करते। पापा हर मौके पर तस्वीरें खींचते। मेरा पहला दिन स्कूल में, रोहन के 10वीं की परीक्षा के बाद, होली के रंग, दिवाली के दिए, रक्षाबंधन का हर पल। धीरे धीरे हमारे पास हजारों तस्वीरें जमा हो गईं। पहले वे उन्हें कंप्यूटर में सेव करते थे, फिर सीडी में बर्न करते थे। मम्मी हर साल एक फोटो एल्बम बनाती थी, जिसे हम सब मिलकर देखते और पुरानी यादें ताज़ा करते। वो शामें बहुत खूबसूरत होती थीं। हम सब सोफे पर बैठते, गर्मा गर्म समोसे खाते और एल्बम के पन्ने पलटते हुए हंसते और कहानियां सुनाते। ये हमारा तरीका था एक दूसरे के करीब रहने का। जब मैं 10वीं में थी, तब तक हमारे पास लगभग 5000 तस्वीरें थीं। पापा ने उन्हें अलग अलग सीडीज और डीवीडीज में स्टोर किया हुआ था। फिर 2010 में जब गूगल फोटोज आया और इंटरनेट तेज और सस्ता होने लगा, तो पापा ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने सारी पुरानी तस्वीरें स्कैन की, डिजिटाइज की और गूगल फोटोज पर अपलोड कर दी। ये एक बहुत बड़ा काम था। उन्होंने महीनों मेहनत की, हर फोटो को कैटेगराइज किया, डेट्स लगाई,
कैप्शंस लिखे। फिर उन्होंने एक शेयर्ड फैमिली एल्बम बनाया जिसका नाम था वर्मा फैमिली मेमोरीज। इस एल्बम को उन्होंने मम्मी, रोहन और मेरे साथ शेयर किया। हम सभी के पास एक्सेस था। हम कभी भी कहीं भी अपनी यादों को देख सकते थे। ये बहुत खास था। खासकर जब मैं बाद में कॉलेज के लिए घर से दूर गई तो वो एल्बम मेरे लिए घर की खुशबू की तरह था। जब भी मुझे अकेलापन महसूस होता, मैं वो तस्वीरें देखती और मन को शांति मिलती। मेरा बचपन बहुत सामान्य और खुशहाल था। हम मध्यम वर्ग के थे, ज्यादा अमीर नहीं, लेकिन किसी चीज की कमी भी नहीं थी। हर रविवार हम इंडिया गेट जाते, आइसक्रीम खाते और पतंग उड़ाते। हर गर्मी की छुट्टियों में हम नानी के घर हरिद्वार जाते। नानी गंगा के किनारे एक छोटे से घर में रहती थीं। वहां की यादें बहुत मीठी हैं। नानी की बनाई पूरियां, गंगा आरती, पहाड़ों की सैर, ये सब कुछ इतना सुंदर था। हर साल दिवाली पर पूरा परिवार इकट्ठा होता। चाचा चाची, चचेरे भाई बहन, सब। घर में रौनक होती, खुशियां होती, खाने की महक होती। पापा दिवाली की तैयारी 1 महीने पहले से शुरू कर देते। रंगोली के डिजाइन सोचते, दिए खरीदते, घर की सफाई करवाते। मम्मी मिठाइयाँ बनाती, काजू कतली, गुलाब जामुन, बेसन के लड्डू। मैं और रोहन उनकी मदद करते और बीच बीच में चुपके से मिठाई चुराकर खा लेते। ये सब कितना खूबसूरत था। उस समय मुझे लगता था कि ये हमेशा ऐसा ही रहेगा। परिवार हमेशा साथ रहेगा, प्यार हमेशा बना रहेगा। लेकिन जिंदगी ने मुझे गलत साबित किया। बदलाव तब शुरू हुआ जब मैं 12वीं में पहुंची। रोहन ने उस समय तक चार्टर्ड अकाउंटेंसी की पढ़ाई पूरी कर ली थी और दिल्ली की एक बड़ी सीए फर्म में काम करने लगा था। पापा को बहुत गर्व था उस पर। हर किसी से कहते, मेरा बेटा सीए है। अब मेरी बारी थी करियर चुनने की। मुझे हमेशा से फैशन और डिज़ाइन में इंटरेस्ट था। मैं घंटों फैशन मैगजीन्स पढ़ती, डिज़ाइन स्केच करती, कपड़ों के नए पैटर्न्स सोचती। मुझे लगता था कि मैं फैशन डिज़ाइनर बनूंगी। जब मैंने ये बात घर में रखी तो मानो बॉम्ब फट गया। पापा ने साफ मना कर दिया, फैशन डिज़ाइनिंग ये कोई करियर है? तुम्हें इंजीनियरिंग या मेडिकल करनी चाहिए। रोहन ने सीए किया, तुम कुछ रिस्पेक्टेबल करो। मम्मी भी उनके साथ थीं। लड़कियां ये सब करती हैं तो लोग क्या कहेंगे? तुम्हें एक अच्छी नौकरी चाहिए, सुरक्षित भविष्य चाहिए। मैंने समझाने की कोशिश की, लेकिन मम्मी ये मेरा पैशन है, मैं इसमें अच्छा कर सकती हूँ। लेकिन उन्होंने एक न सुनी। रोहन ने भी मुझे समझाया, अनिशा मान जा, फैशन में कोई भविष्य नहीं है। तू इंजीनियर बन जा, बाद में जो करना है कर लेना। लेकिन मैं नहीं मानी। मैंने अपनी जिद पकड़ी और दिल्ली के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी में एडमिशन के लिए अप्लाई किया। मैंने अपने दम पर एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी की, बिना किसी की मदद के। जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो मैं बहुत खुश थी, लेकिन घर में खुशी नहीं थी। पापा ने कहा, अगर तुम ये करोगी तो अपने खर्चे खुद उठाओ। ये सुनकर मेरा दिल टूट गया, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई किया और पार्ट टाइम जॉब करने लगी। मैं एक बुटीक में काम करती थी वीकेंड्स पर, और वहाँ से जो पैसे मिलते उससे अपने छोटे मोटे खर्चे उठाती थी। ये बहुत मुश्किल था। पढ़ाई भी करनी थी, काम भी करना था, और सबसे बड़ी बात, घर का माहौल भी झेलना था। जब भी मैं घर जाती, पापा मुझसे ठीक से बात नहीं करते। मम्मी थोड़ा बेहतर थीं, लेकिन वो भी डिसअपॉइंटेड लगती थीं। रोहन के साथ कंपैरिजन होना शुरू हो गया। देखो रोहन को, कितनी अच्छी नौकरी है, कितना पैसा कमा रहा है, और तुम कपड़े सिलने की पढ़ाई कर रही हो। ये सब सुनकर बहुत दुख होता था, लेकिन मैं अपने रास्ते पर चलती रही। कॉलेज के 3 साल बहुत अलग थे। मैंने वहाँ बहुत कुछ सीखा,
सिर्फ फैशन के बारे में नहीं, बल्कि खुद के बारे में भी। मैंने समझा कि मैं कौन हूँ, मैं क्या चाहती हूँ। मेरे नए दोस्त बने जो मुझे समझते थे, मेरे ड्रीम्स को सपोर्ट करते थे। लेकिन घर के साथ दूरी बढ़ती गई। त्योहारों पर मैं घर जाती, लेकिन वो पहले जैसा नहीं था। बातचीत फॉर्मल हो गई थी, हंसी मजाक कम हो गया था। तस्वीरें अब भी खींची जाती थी, लेकिन उनमें वो वार्मथ नहीं थी। एक बार मैंने नोटिस किया कि फैमिली एल्बम में मेरी नई तस्वीरें ऐड नहीं हो रही थीं। रोहन की शादी की तैयारी की, उसकी नई कार की, उसके प्रमोशन की सब तस्वीरें थीं, लेकिन मेरी कॉलेज की अचीवमेंट्स की एक भी नहीं। जब मैंने पापा से पूछा तो उन्होंने सिर्फ कहा, हमें लगता नहीं कि वो मोमेंट्स इंपॉर्टेंट है। ये सुनकर बहुत तकलीफ हुई, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। मैं अपने रास्ते पर चलती रही। ग्रेजुएशन के बाद मैंने मुंबई जाने का फैसला किया। वहाँ फैशन इंडस्ट्री बहुत बड़ी थी, ज्यादा अपॉर्चुनिटीज थीं। मुझे एक छोटे फैशन हाउस में असिस्टेंट डिजाइनर की जॉब मिल गई। पैसे कम थे, लेकिन काम इंटरेस्टिंग था। मैंने मुंबई में एक छोटा सा फ्लैट रेंट पर लिया, 2 रूममेट्स के साथ शेयर करके। ये मेरी नई जिंदगी थी, आजादी की जिंदगी। लेकिन जब मैंने घर में बताया कि मैं मुंबई जा रही हूं, तो फिर से विरोध हुआ। मम्मी ने कहा, लड़कियां शादी से पहले अकेले दूसरे शहर में नहीं रहती, लोग क्या कहेंगे। पापा ने कहा, तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है, घर पर रहो, हम तुम्हारे लिए लड़का ढूंढेंगे। लेकिन मैं नहीं मानी। मैंने कहा, मुझे अपना करियर बनाना है, शादी बाद में देखूंगी। रोहन ने भी समझाने की कोशिश की, तू समझती क्यों नहीं, मम्मी पापा तेरी भलाई के लिए कह रहे हैं। लेकिन मैंने अपना डिसीजन बदला नहीं। मैं मुंबई चली गई। मुंबई की जिंदगी चैलेंजिंग थी, लेकिन एक्साइटिंग भी। मैं सुबह जल्दी उठी, लोकल ट्रेन में भीड़ के बीच ट्रैवल करती, ऑफिस में घंटों काम करती और रात को थकी हारी घर लौटती। लेकिन मुझे अच्छा लगता था। मैं अपनी मेहनत से अपना जीवन बना रही थी। धीरे धीरे मैंने अपनी जगह बना ली। मेरे डिजाइन्स को एप्रिसिएशन मिलने लगी। मुझे प्रमोशन मिला, पैसे बढ़ गए। मैंने अपना खुद का फ्लैट ले लिया, छोटा लेकिन मेरा अपना। मैं अपने पैरों पर खड़ी हो गई थी। लेकिन घर के साथ संबंध और कमजोर होते गए। फोन कॉल्स महीने में 1-2 बार हो गईं। त्योहारों पर मैं घर जाती, लेकिन वो अजीब सा लगता। मैं अब उनकी दुनिया का हिस्सा नहीं लगती थी। वो मेरी दुनिया को समझना नहीं चाहते थे। हम एक ही छत के नीचे होते, लेकिन मीलों दूर महसूस होते। फिर मेरी जिंदगी में अर्जुन आया, अर्जुन खान। वो भी फैशन इंडस्ट्री में काम करता था, एक बड़े ब्रांड के लिए मार्केटिंग हेड था। हमारी मुलाकात एक फैशन शो में हुई थी। वो बहुत स्मार्ट, फनी और अंडरस्टैंडिंग था। हमने धीरे धीरे डेटिंग शुरू की। ये मेरे लिए बहुत खास था। अर्जुन ने मुझे वो सपोर्ट दिया जो मेरे परिवार ने कभी नहीं दिया। वो मेरे ड्रीम्स को समझता था, मेरे स्ट्रगल्स को समझता था। हम साथ में बहुत खुश थे। लेकिन एक बड़ी समस्या थी। अर्जुन मुसलमान था और मैं जानती थी कि अगर मेरे परिवार को पता चला तो बहुत बड़ा तूफान आएगा। इसलिए मैंने उन्हें नहीं बताया। मैंने सोचा कि जब सही समय आएगा तब बताऊंगी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन रोहन मुंबई आया, कुछ काम से। उसने मुझे सरप्राइज देने के लिए मेरे ऑफिस आने का प्लान बनाया। लेकिन जब वो पहुंचा तो उसने मुझे और अर्जुन को साथ देखा। हम लंच पर जा रहे थे। रोहन ने हमें देखा और उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस से मैं समझ गई कि मुसीबत आने वाली है। उसी शाम रोहन ने मुझे फोन किया। कौन था वो लड़का? उसने पूछा गुस्से में। मैंने झूठ बोलने की कोशिश की। कोई नहीं, ऑफिस का कुलीग है। लेकिन रोहन ने मेरी बात नहीं मानी। उसने थोड़ी इन्वेस्टिगेशन की, म्यूचुअल फ्रेंड्स से पूछा और सच्चाई पता लगा ली।
फिर उसने मम्मी पापा को बता दिया और वो फोन कॉल आया जिसने सब कुछ बदल दिया। पापा ने फोन किया। उनकी आवाज में ऐसा गुस्सा था जो मैंने पहले कभी नहीं सुना था। ये सच है कि तुम एक मुसलमान लड़के के साथ रिलेशनशिप में हो? उन्होंने पूछा। मैंने सच बोलने का फैसला किया। हाँ पापा, उसका नाम अर्जुन है। वो बहुत अच्छा इंसान है। पापा चिल्लाए, तुमने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। हमने तुम्हें इतनी आजादी दी और तुमने ये किया। मम्मी भी लाइन पर आई। अनीशा, ये तुमने क्या किया? हम समाज में कैसे मुंह दिखाएंगे? तुम्हें पता नहीं है कि लोग क्या कहेंगे? मैंने समझाने की कोशिश की। मम्मी, प्यार धर्म नहीं देखता। अर्जुन अच्छा इंसान है, आप उससे मिलिए, आपको समझ आएगा। लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं थे। पापा ने कहा, या तो तुम उससे रिलेशन तोड़ दो या फिर हमारे साथ तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। ये अल्टीमेटम था। मैंने कहा, पापा, मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीना चाहती हूँ, ये मेरा फैसला है। पापा ने लाइन काट दी। उसके बाद के हफ्ते बहुत मुश्किल थे। रोहन ने मुझे बार बार फोन किया, समझाने की कोशिश की। अनीशा, तू परिवार को तोड़ रही है। मम्मी रो रही है रोज। पापा की तबीयत खराब हो गई है। तू इतनी सेल्फिश कैसे हो सकती है? मैंने कहा, मैं सेल्फिश नहीं हूँ रोहन, मैं सिर्फ अपनी खुशी चाहती हूँ। क्या ये गलत है? उसने कहा, परिवार की खुशी से बड़ी कोई खुशी नहीं होती। लेकिन मैं अपनी बात पर अडिग रही। मैंने अर्जुन को सब कुछ बताया। वो बहुत सपोर्टिव था। उसने कहा, अनीशा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे पेरेंट्स से मिलूंगा, मैं उन्हें समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन मुझे पता था कि वो नहीं सुनेंगे। उनके लिए धर्म बहुत बड़ा इशू था और मैं जानती थी कि इस फाइट में मैं अकेली पड़ जाऊंगी। और वही हुआ। अगले कुछ महीनों में मेरा परिवार से संपर्क लगभग खत्म हो गया। कोई फोन कॉल्स नहीं, कोई मैसेजेस नहीं। जब मैंने दिवाली पर घर जाने की कोशिश की तो मम्मी ने कहा, अभी नहीं अनीशा, हमें समय चाहिए। मैं अकेली पड़ गई। लेकिन मेरे पास अर्जुन था, मेरे दोस्त थे और मेरे सपने थे। मैंने सोचा कि मैं इसी से खुश रह सकती हूँ। लेकिन किस्मत ने फिर एक झटका दिया। वो रात थी अक्टूबर की, बारिश हो रही थी मुंबई में। मैं और अर्जुन ने साथ में डिनर किया था घर पर। हम खुश थे, प्लानिंग कर रहे थे अपने फ्यूचर की। अर्जुन ने कहा था कि वो जल्द ही मेरे पेरेंट्स से फॉर्मली मिलना चाहता है। भले ही वो मना कर दें, लेकिन कम से कम कोशिश तो करनी चाहिए। मैं थोड़ी नर्वस थी, लेकिन होपफुल भी। शायद समय के साथ चीजें बेहतर हो जाएं। डिनर के बाद अर्जुन चला गया। मैं अपने रूम में आई, थोड़ा रिलैक्स करने के लिए। मैंने अपना फोन चेक किया। कुछ वर्क ईमेल्स थे, कुछ व्हाट्सएप मैसेजेस। फिर मैंने एक नोटिफिकेशन देखी जो मेरी सांसें रोक गई। गूगल फोटोज से थी, शेयर्ड एल्बम डिलीटेड बाय ओनर। मेरा दिल धड़कने लगा। मैंने क्विकली ऐप खोला, वर्मा फैमिली मेमोरीज। वो एल्बम जिसमें मेरे बचपन की सारी तस्वीरें थी, वो गायब था। मैं समझ नहीं पाई। मैंने सोचा शायद कोई टेक्निकल एरर है। मैंने ऐप रिफ्रेश किया, फोन रीस्टार्ट किया, लेकिन एल्बम वापस नहीं आया। फिर मुझे एहसास हुआ, ओनर ने डिलीट किया है। ओनर यानी पापा। उन्होंने एल्बम डिलीट कर दिया था, जानबूझकर। मेरे हाथ कांपने लगे। मैं उस एल्बम को खोलने की कोशिश करती रही, लेकिन वो गया था। 3000 से ज्यादा तस्वीरें। मेरा पहला जन्मदिन, मेरा पहला दिन स्कूल में, नानी के साथ मेरी आखिरी तस्वीर जो अब इस दुनिया में नहीं है। मेरे दोस्तों के साथ स्कूल ट्रिप्स, मेरे हर बर्थडे की हर केक कटिंग, मेरे हर फेस्टिवल की हर खुशी, सब कुछ एक सेकंड में गायब। मैं सदमे में थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने तुरंत मम्मी को कॉल किया। फोन 3 बार रिंग हुआ, फिर उन्होंने उठाया। हेलो। उनकी आवाज सामान्य थी, बिल्कुल काम। मम्मी, आपने फैमिली एल्बम डिलीट क्यों कर दिया? मैंने पूछा।
मेरी आवाज कांप रही थी। कुछ सेकंड्स की चुप्पी हुई, फिर उन्होंने कहा, हमने सोचा ये जरूरी था। मैं शॉक्ड थी। जरूरी? मम्मी, वो मेरे बचपन की यादें थीं। आपको क्या हक है उन्हें मिटाने का? मम्मी की आवाज ठंडी हो गई। अनीशा, तुमने हमें चुना नहीं, तुमने अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जीने का फैसला किया, तो अब वो यादें भी तुम्हारी नहीं रह सकती जो हमने बनाई थीं। मैं विश्वास नहीं कर पा रही थी जो मैं सुन रही थी। मम्मी, ये तस्वीरें सिर्फ आपकी नहीं थीं, वो मेरी भी थीं, मेरी जिंदगी के मोमेंट्स थे। पापा की आवाज बैकग्राउंड में आई। वो हमारी यादें थी अनीशा, हमारे परिवार की। और जब तुम परिवार का हिस्सा नहीं बनना चाहती, तो वो यादें भी तुम्हारी नहीं। मैंने कहा, पापा, आप ये कैसे कर सकते हैं? ये इतना क्रूएल है। पापा ने कहा, जब तुम अर्जुन को चुना, तब तुमने हमें छोड़ दिया। ये कॉन्सिक्वेंस है तुम्हारी चॉइस का। और लाइन कट हो गई। मैं वहीं बैठ गई फर्श पर, रोते हुए। मेरा पूरा बचपन, मेरी हर याद, मेरी हर मुस्कान, सब कुछ एक क्लिक में मिट गया था। और सबसे बुरा हिस्सा ये था कि मेरे अपने माता पिता ने ये किया था, जानबूझकर, मुझे सजा देने के लिए, मुझे तोड़ने के लिए। मैं घंटों रोती रही। अर्जुन ने अगली सुबह जब कॉल किया, तो मैंने उसे सब बताया। वो तुरंत मेरे घर आया। उसने मुझे गले लगाया। अनीशा, ये बहुत गलत है, लेकिन तुम स्ट्रांग हो, हम इससे उबर जाएंगे। मैंने कहा, लेकिन अर्जुन, वो मेरे बचपन की यादें थीं, मैं उन्हें कभी वापस नहीं पा सकती। उसने कहा, यादें तस्वीरों में नहीं, दिल में होती हैं, कोई उन्हें तुमसे नहीं छीन सकता। उसकी बात में सच्चाई थी, लेकिन फिर भी दर्द कम नहीं हुआ। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं क्या करूं। क्या मैं इसे यूं ही जाने दूं? क्या मैं अपने पेरेंट्स से लड़ूं? क्या मैं कोशिश करूं उन तस्वीरों को वापस पाने की? लेकिन कैसे? मुझे पता था कि गूगल फोटोज में एक बार परमानेंटली डिलीट हो जाने के बाद रिकवरी नहीं होती। अगले कुछ दिन मैं बहुत लो थी, काम पर फोकस नहीं हो रहा था, रात को नींद नहीं आती थी। मैं बार बार उन तस्वीरों के बारे में सोचती। मुझे याद आती कि कौन सी तस्वीर कब खींची गई थी। नानी के साथ वो तस्वीर जिसमें वो मुझे गले लगा रही थी, मेरे माथे पर किस कर रही थी। मेरे 10वें जन्मदिन की वो तस्वीर जिसमें पूरा परिवार साथ था, सब हंस रहे थे। मेरी पहली साइकिल की वो तस्वीर जिसमें पापा मुझे सिखा रहे थे कैसे चलाना है। हर तस्वीर एक कहानी थी, एक याद थी, और अब वो सब गायब थे। मैंने डिसाइड किया कि मुझे कुछ करना होगा। मैंने गूगल से कांटेक्ट किया, कस्टमर सपोर्ट को ईमेल भेजा। मैंने एक्सप्लेन किया कि मेरा सिचुएशन क्या है और क्या वो किसी तरह उन फाइल्स को रिकवर कर सकते हैं। कुछ दिनों बाद रिप्लाई आया, We are sorry to hear about your situation. However, once an album owner permanently deletes shared content, it cannot be recovered from our servers. मेरी आखिरी उम्मीद टूट गई। फिर मैंने सोचा, शायद मेरे पास कहीं बैकअप हो। मैंने अपना पुराना लैपटॉप निकाला जो मैंने कॉलेज के टाइम यूज किया था। मैंने उसमें सारे फोल्डर्स चेक किए। कुछ तस्वीरें मिली, शायद 100-150, जो मैंने कभी कॉपी की होंगी, लेकिन बाकी सब नहीं थी। मैंने अपने पुराने फोन्स चेक किए, वहां भी कुछ मिली, लेकिन बहुत कम। ज्यादातर तस्वीरें तो पापा ने खींची थीं उनके कैमरा से, और वो सब उस फैमिली एल्बम में थीं। मैंने अपने स्कूल के दोस्तों से कांटेक्ट किया। मैंने उन्हें मैसेज भेजे, क्या तुम्हारे पास मेरी कोई पुरानी तस्वीरें हैं? कुछ दोस्तों ने भेजी, स्कूल ट्रिप्स की, एनुअल डे की, पिकनिक्स की। मुझे कुछ तस्वीरें मिली, लेकिन वो नहीं थी जो मेरे परिवार ने खींची थी। वो स्पेशल मोमेंट्स, जैसे मेरा पहला जन्मदिन या नानी के साथ की आखिरी मुलाकात।
वो हमेशा के लिए खो गए थे। मैंने अपने छोटे से कलेक्शन को केयरफुली एक फोल्डर में सेव किया, मल्टीपल बैकअप्स बनाए। मैं फिर कभी ये रिस्क नहीं लेना चाहती थी। हफ्ते गुजरते गए, दर्द धीरे धीरे कम होने लगा, लेकिन गायब नहीं हुआ। मैं अपनी रूटीन में वापस आने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अंदर से कुछ टूट गया था। मेरे पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप पहले भी स्ट्रेन था, लेकिन अब ये एक नए लेवल पर पहुंच गया था। उन्होंने सिर्फ तस्वीरें नहीं मिटाईं, उन्होंने मेरे बचपन को मिटाने की कोशिश की, मुझे सजा दी। मुझे दिखाया कि अगर मैं उनकी बात नहीं मानूंगी तो वो मुझसे सब कुछ छीन लेंगे। ये एक तरह का इमोशनल मैनिपुलेशन था। मैंने इस बारे में अर्जुन से बहुत बात की। उसने सजेस्ट किया कि मुझे थेरेपी लेनी चाहिए, किसी प्रोफेशनल से बात करनी चाहिए। मैंने मान लिया। मैं एक थेरेपिस्ट के पास गई, डॉक्टर मीरा सेन। वो बहुत अंडरस्टैंडिंग थीं। मैंने उन्हें पूरी कहानी सुनाई, अपने पेरेंट्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट से लेकर एल्बम डिलीट होने तक। डॉक्टर सेन ने ध्यान से सुना, फिर बोली, अनीशा, What your parents did is a form of emotional abuse. वो आपको कंट्रोल करने के लिए आपकी मेमोरीज को वेपन के तौर पर यूज कर रहे हैं। ये सही नहीं है। मैंने पूछा, लेकिन वो तो मेरे पेरेंट्स हैं। क्या उन्हें ये हक नहीं है कि वो मुझसे कुछ एक्सपेक्ट करें? डॉक्टर सेन ने कहा, पेरेंट्स को हक है केयर करने का, गाइड करने का, लेकिन कंट्रोल करने का नहीं। आपकी जिंदगी आपकी है, आपकी चॉइसेस आपकी हैं, और अगर वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो ये उनकी प्रॉब्लम है, आपकी नहीं। डॉक्टर सेन के सेशंस से मुझे बहुत हेल्प मिली। धीरे धीरे मैं समझने लगी कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैंने सिर्फ अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीने का फैसला लिया, और अगर मेरे पेरेंट्स इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो ये उनकी लिमिटेशन है। मुझे गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी उन खोई हुई तस्वीरों का दर्द था। डॉक्टर सेन ने सजेस्ट किया कि मैं नई मेमोरीज बनाऊं। अनीशा, आप पास्ट को तो चेंज नहीं कर सकती, लेकिन फ्यूचर को जरूर बना सकती हैं। स्टार्ट क्रिएटिंग न्यू मेमोरीज। उन्हें डॉक्यूमेंट करें, उन्हें सेलिब्रेट करें। यही आपका हीलिंग प्रोसेस होगा। मैंने उनकी बात मानी। मैंने और ज्यादा तस्वीरें खींचना शुरू किया, अर्जुन के साथ, दोस्तों के साथ, अकेले भी। हर छोटी खुशी को कैप्चर करने लगी। धीरे धीरे मैं समझने लगी कि यादें सिर्फ तस्वीरों में नहीं होती, वो एक्सपीरियंसेस में होती हैं, फीलिंग्स में होती हैं, और कोई भी चाहे कितना भी कोशिश करे वो मुझसे नहीं छीन सकता। 3 महीने बीत गए। मेरा पेरेंट्स से कोई कांटेक्ट नहीं था। रोहन ने 1-2 बार मैसेज किया था, लेकिन मैंने रिप्लाई नहीं किया। मैं अपनी नई जिंदगी में सेटल हो रही थी। काम अच्छा चल रहा था। मुझे एक बड़े प्रोजेक्ट का लीड बनाया गया था। अर्जुन के साथ रिलेशनशिप भी अच्छा था। हम प्लानिंग कर रहे थे कि शायद अगले साल हम एंगेजमेंट कर ले। चीजें अच्छी थीं। लेकिन फिर एक दिन कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ। दिवाली आने वाली थी। मुझे दिवाली हमेशा से पसंद थी। बचपन में वो सबसे खुशी का समय होता था। लेकिन इस बार मुझे कोई एक्साइटमेंट नहीं थी, क्योंकि मुझे पता था मैं अपने परिवार के साथ नहीं मना पाऊंगी। अर्जुन ने प्लान बनाया कि हम साथ में सेलिब्रेट करेंगे। उसने अपने कुछ दोस्तों को भी इनवाइट किया। मैं तैयारी में बिजी थी। घर को डेकोरेट कर रही थी, दियाज लगा रही थी। फिर शाम को जब मैं किचन में कुछ स्वीट्स बना रही थी, डोरबेल बजी। मैंने सोचा शायद अर्जुन अर्ली आ गया। मैंने दरवाजा खोला और मैं जम गई। वहां खड़ी थी मम्मी, अकेली, हाथ में एक छोटा सा डिब्बा लिए हुए। मैं कुछ सेकंड्स तक कुछ बोल नहीं पाई, बस उन्हें देखती रही। मम्मी भी नर्वस लग रही थी। अनिशा, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ?
उन्होंने पूछा, आवाज में झिझक थी। मैं हट गई, उन्हें अंदर आने दिया। हमने कोई बात नहीं की। मम्मी ने चारों ओर देखा, मेरे छोटे से लेकिन कोजी फ्लैट को। बहुत अच्छा सजाया है तुमने, उन्होंने कहा। शुक्रिया, मैंने कहा, स्टिल प्रोसेसिंग कि वो यहाँ क्यों है। हम दोनों सोफा पर बैठ गए। कुछ सेकंड्स की ऑकवर्ड साइलेंस रही। फिर मैंने पूछा, आप यहाँ कैसे? मम्मी ने गहरी सांस ली। मुझे तुमसे बात करनी थी। मैंने सोचा दिवाली से पहले आ जाऊं। मैंने वेट किया कि वो आगे बोले। मम्मी ने वो डिब्बा मेरी तरफ बढ़ाया। ये तुम्हारे लिए है। मैंने कंफ्यूज्ड होकर डिब्बा लिया। ये क्या है? मम्मी की आंखों में आंसू आ गए। खोलो। मैंने धीरे से डिब्बा खोला। अंदर एक पेन ड्राइव था। इसमें क्या है? मैंने पूछा। दिल तेज धड़कने लगा। मम्मी ने रोते हुए कहा, वो सारी तस्वीरें, सब कुछ। मैंने एल्बम डिलीट करने से पहले बैकअप ले लिया था। मैं सदमे में थी। मेरे हाथों में वो पेन ड्राइव था जिसमें मेरे बचपन की सारी यादें थीं। मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी। आपने बैकअप क्यों लिया? मम्मी ने अपने आंसू पोंछे। क्योंकि मुझे पता था ये गलत है। मैं गुस्से में थी, हर्ट थी। मुझे लगा कि अगर हम तुम्हारी यादें मिटा दे तो शायद तुम वापस आ जाओ। लेकिन डीप डाउन मुझे पता था कि ये क्रूअल है। इसलिए मैंने बैकअप ले लिया। मैं उन्हें परमानेंटली खोना नहीं चाहती थी। मैं रो पड़ी। इतने दिनों का दर्द, गुस्सा, सब कुछ बाहर आ गया। मम्मी ने मुझे गले लगाया। माफ कर दो बेटा, हमने बहुत गलत किया। मैंने बहुत गलत किया। हम दोनों देर तक रोते रहे, एक दूसरे को गले लगाए हुए। फिर जब थोड़ा काम हुए तो हमने बात की। मम्मी ने बताया कि इन 3 महीनों में उन्हें बहुत गिल्ट फील हुआ। वो रात को सो नहीं पाती थीं। उन्हें बार बार वो पल याद आता जब उन्होंने एल्बम डिलीट किया था। मुझे लगातार लगता था कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम मेरी बेटी हो अनिशा। तुम्हारी खुशी मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट होनी चाहिए, ना कि समाज की सोच या धर्म के रूल्स। मैंने पूछा, पापा को पता है आप यहाँ आई हैं? मम्मी ने सिर हिलाया। नहीं, वो अभी भी बहुत गुस्से में है। लेकिन मैं नहीं रह सकती इस तरह। मैंने 3 महीने अपनी बेटी से बात नहीं की। ये मेरे लिए सजा थी, तुम्हारे लिए नहीं। मैंने पेन ड्राइव को अपने हैंड्स में पकड़ा, जैसे वो कोई ट्रेजर हो। थैंक यू मम्मी। आपको नहीं पता ये मेरे लिए क्या मायने रखता है। मम्मी ने मेरा हाथ पकड़ा। मुझे अर्जुन से मिलना है। क्या वो यहाँ है? मैं सरप्राइज थी। नहीं, वो बाद में आने वाला है। लेकिन आप सच में उससे मिलना चाहती है? मम्मी ने हाँ में सिर हिलाया। अगर वो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है तो मुझे उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। मैं कोई प्रॉमिस नहीं करती कि मैं तुरंत सब एक्सेप्ट कर लूंगी, लेकिन मैं कोशिश करूंगी। ये सुनकर मुझे बहुत राहत मिली। शायद चीजें बेहतर हो सकती थीं। शायद टाइम के साथ मेरा परिवार मुझे और मेरी चॉइसेस को एक्सेप्ट कर लेगा। उस शाम अर्जुन आया तो मैंने उसे मम्मी से मिलवाया। शुरुआत बहुत ऑकवर्ड थी। मम्मी नर्वस थीं, अर्जुन भी। लेकिन धीरे धीरे कॉन्वर्सेशन शुरू हुई। अर्जुन ने बहुत रिस्पेक्टफुली बात की। उसने बताया अपने बारे में, अपने फैमिली के बारे में, अपने काम के बारे में। मम्मी ने सुना, क्वेश्चंस पूछे। मैं देख सकती थी कि वो जेन्युइनली समझने की कोशिश कर रही थी। हमने साथ में चाय पी। मम्मी ने कुछ स्वीट्स लाई थीं जो उन्होंने घर पर बनाई थी। हमने साथ में दियास जलाए। वो दिवाली बहुत खास थी। परफेक्ट नहीं थी, लेकिन एक न्यू बिगिनिंग थी। मम्मी जाने से पहले मुझसे बोली, अनिशा,
मैं नहीं कह सकती कि सब कुछ ठीक हो जाएगा तुरंत। तुम्हारे पापा को कन्विंस करने में टाइम लगेगा। रोहन भी अभी तैयार नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी और मैं चाहती हूं कि तुम खुश रहो, चाहे जो भी डिसीजन तुम लो। मैंने उन्हें गले लगाया। थैंक यू मम्मी, बस आपका सपोर्ट काफी है मेरे लिए। अगले कुछ महीने धीरे धीरे बेहतर होते गए। मम्मी रेगुलरली कॉल करने लगी। हम बातें करते, लाइफ के बारे में, वर्क के बारे में, कभी कभी अर्जुन के बारे में भी। मम्मी ने उसे थोड़ा समझना शुरू किया। एक बार उन्होंने एडमिट भी किया, वो तो अच्छा लड़का लगता है, बस हमें थोड़ा टाइम चाहिए सब एक्सेप्ट करने में। पापा अभी भी डिस्टेंट थे, लेकिन मम्मी के थ्रू मुझे पता चलता था कि वो भी थोड़ा सॉफिन हो रहे थे। रोहन ने भी एक बार मैसेज किया, मैं अभी भी तेरी चॉइस से अग्री नहीं करता, लेकिन तू मेरी बहन है, ये नहीं बदलेगा। ये ज्यादा नहीं था, लेकिन ये कुछ था। मैंने उस पेन ड्राइव में से सारी तस्वीरों को अपने कंप्यूटर में ट्रांसफर किया। फिर मैंने मल्टीपल बैकअप्स बनाए, एक एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में, एक क्लाउड स्टोरेज में, एक और पेन ड्राइव में। मैं फिर कभी ये रिस्क नहीं लेना चाहती थी। मैंने उन तस्वीरों को देखा, एक एक करके। हर तस्वीर एक कहानी थी। कुछ तस्वीरें देखकर मैं हंसी, कुछ देखकर रोई, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि वो वापस आ गई थीं। मेरा बचपन वापस आ गया था। साल भर बीत गया, बहुत कुछ बदला। अर्जुन ने फॉर्मली मेरे पेरेंट्स से मिलने का रिक्वेस्ट किया। मम्मी राजी हो गईं। उन्होंने पापा को भी कन्विंस किया। हम सब एक दिन दिल्ली में मिले, एक रेस्टोरेंट में। ये बहुत टेंस था इनिशियली। पापा ने अर्जुन से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे, उसकी फैमिली के बारे में, उसके करियर के बारे में, उसके प्लान्स के बारे में। अर्जुन ने बहुत पेशेंटली और रिस्पेक्टफुली सारे जवाब दिए। धीरे धीरे एटमॉस्फेयर थोड़ा नॉर्मल हुआ। हम सब ने खाना खाया साथ में, बातें की, हंसे भी थोड़ा। परफेक्ट नहीं था, लेकिन एक स्टेप था सही डायरेक्शन में। उस मुलाकात के बाद पापा ने मुझसे अकेले में बात की। अनिशा, मैं अभी भी पूरी तरह कंफर्टेबल नहीं हूं इस रिलेशनशिप से, लेकिन मैं देख सकता हूं कि तुम खुश हो, और शायद यही सबसे इम्पोर्टेंट है। ये सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। थैंक यू पापा। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा। बस एक बात याद रखना, हम हमेशा तुम्हारे पेरेंट्स रहेंगे, चाहे कुछ भी हो। आज 2 साल बाद स्थिति बहुत बेहतर है। मेरी और अर्जुन की एंगेजमेंट हो चुकी है। मेरे पेरेंट्स ने सेरेमनी में पार्टिसिपेट किया। पापा अभी भी पूरी तरह कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन वो एक्सेप्ट कर चुके हैं। रोहन भी धीरे धीरे नॉर्मल हो रहा है। वो अर्जुन से बात करता है, थोड़ा फॉर्मल, लेकिन फिर भी। हम प्लानिंग कर रहे हैं अगले साल शादी की। ये एक सिंपल सेरेमनी होगी, दोनों फैमिलीज को रिस्पेक्ट करते हुए। मैंने अपनी उन पुरानी तस्वीरों का एक स्पेशल एल्बम बनाया है, फिजिकल एल्बम, जिसे मैं देख सकती हूँ, छू सकती हूँ। साथ ही मैं नई तस्वीरें भी ऐड कर रही हूँ, अर्जुन के साथ की, हमारी नई जर्नी की। मैंने सीखा है कि फैमिली रिलेशनशिप्स कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। प्यार हमेशा अनकंडीशनल नहीं होता। कभी कभी हमें फाइट करना पड़ता है अपनी खुशी के लिए, अपनी चॉइसेस के लिए, और कभी कभी इसकी कीमत बहुत भारी होती है। मेरी यादों को मिटाना उस कीमत का एक हिस्सा था, लेकिन मैंने ये भी सीखा कि हीलिंग पॉसिबल है, फॉरगिवनेस पॉसिबल है, अगर दोनों साइड्स विलिंग है समझने की, कॉम्प्रोमाइज करने की। मेरी मम्मी ने वो पहला कदम उठाया। उन्होंने अपनी गलती मानी। उन्होंने मुझे वो पेन ड्राइव दिया, और उस एक जेस्चर ने सब कुछ बदल दिया। आज जब मैं उन तस्वीरों को देखती हूँ तो मुझे सिर्फ खुशी याद आती है। वो दर्द जो मैंने महसूस किया था जब वो मिटाई गई थी, वो अब एक डिस्टेंट मेमोरी है। क्योंकि अब मैं जानती हूँ कि यादें सिर्फ तस्वीरों में नहीं होती, वो हमारे दिलों में होती है, हमारी एक्सपीरियंसेस में होती हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट,
हमारे रिलेशनशिप्स में होती हैं। मेरे पेरेंट्स ने एक बार मुझसे वो यादें छीन ली, लेकिन उन्होंने वापस भी दी, और इस प्रोसेस में हमने नई यादें बनाई, फॉरगिवनेस की, अंडरस्टैंडिंग की, अनकंडीशनल लव की। मैं उन सभी लोगों से कहना चाहूंगी जो सिमिलर सिचुएशंस में हैं, जहां फैमिली आपकी चॉइसेस को एक्सेप्ट नहीं कर रही, जहां आप अपनी खुशी और फैमिली के एक्सपेक्टेशंस के बीच फंसे हुए हैं, कि आप अकेले नहीं हैं। ये जर्नी आसान नहीं है, आपको टफ डिसीजंस लेने पड़ेंगे, शायद आपको भी कुछ सैक्रिफाइस करना पड़े, लेकिन याद रखिए, आपकी खुशी इंपॉर्टेंट है, आपकी चॉइसेस मैटर करती हैं, और अगर आप अपने चुत के साथ खड़े रहेंगे तो इवेंचुअली चीजें बेहतर हो सकती हैं। हो सकता है तुरंत नहीं, हो सकता है साल लग जाएं, लेकिन अगर आप और आपका परिवार दोनों विलिंग हैं समझने की, तो हीलिंग पॉसिबल है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपनी यादों का हमेशा बैकअप रखिए, मल्टीपल बैकअप्स, क्योंकि आप कभी नहीं जानते कि कब कोई उन्हें छीनने की कोशिश करेगा। और यादें प्रेशियस होती हैं, वो हमारी आइडेंटिटी का हिस्सा होती हैं। उन्हें प्रोटेक्ट कीजिए, उन्हें ट्रेजर कीजिए, लेकिन साथ ही नई यादें बनाते रहिए, क्योंकि लाइफ सिर्फ पास्ट के बारे में नहीं है, वो प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में भी है। मेरी कहानी एक हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो रही है, लेकिन मैं जानती हूं कि हर किसी की कहानी ऐसी नहीं होती। कुछ फैमिलीज नेवर एक्सेप्ट करती हैं, कुछ रिलेशनशिप्स परमानेंटली डैमेज हो जाते हैं, और ये बहुत दर्दनाक होता है। अगर आप ऐसी सिचुएशन में हैं, तो प्लीज हेल्प लीजिए, थेरेपिस्ट से बात कीजिए, सपोर्ट ग्रुप्स ज्वाइन कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपको अकेले इस बर्डन को नहीं उठाना है, और सबसे इम्पोर्टेंट, अपने आप पर विश्वास रखिए। आप जो भी डिसीजन ले वो आपका है, और आपको उस डिसीजन के साथ पीस में रहने का हक है। मेरे लिए वो पेनड्राइव सिर्फ एक डिवाइस नहीं है, वो एक सिंबल है फॉरगिवनेस का, हीलिंग का, और नई शुरुआत का। वो मुझे याद दिलाता है कि चाहे कितनी भी बुरी चीजें हों, अगर हम विलिंग हैं तो हम हील कर सकते हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं, और हम फिर से प्यार कर सकते हैं। आज जब मैं अपने छोटे से फ्लैट में बैठी हूँ अर्जुन के साथ, अपने फ्यूचर के प्लान्स बनाते हुए, मुझे पीस महसूस होती है। मैं अपने पेरेंट्स के साथ रेगुलर कांटेक्ट में हूँ। हम धीरे धीरे उस क्लोजनेस को रीबिल्ड कर रहे हैं जो हमने खोई थी। ये पहले जैसा नहीं है, और शायद कभी नहीं होगा, लेकिन ये कुछ नया है, कुछ जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड है, और शायद ये बेटर है। मैंने सीखा है कि अनकंडीशनल लव का मतलब ये नहीं है कि आप अनकंडीशनल कंट्रोल एक्सेप्ट करें। प्यार में स्पेस होनी चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट, रिस्पेक्ट होनी चाहिए। मेरे पेरेंट्स ने इवेंचुअली ये समझा, और मैं उनकी ग्रेटफुल हूं। तो ये थी मेरी कहानी, एक कहानी खोई हुई यादों की, टूटे हुए रिश्तों की, लेकिन अल्टीमेटली हीलिंग और फॉरगिवनेस की। अगर इस कहानी ने आपको किसी भी तरह से टच किया है, तो प्लीज लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपकी भी कोई सिमिलर स्टोरी है या आप किसी मुश्किल सिचुएशन में हैं, तो प्लीज कमेंट्स में शेयर कीजिए। हम सब एक कम्युनिटी है और हम एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं। याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं, और चाहे कितनी भी डार्क रात हो, सुबह जरूर होती है। मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू। और हाँ, अपनी यादों का बैकअप जरूर रखिएगा, क्योंकि यादें प्रेशियस है। वो हमें बताती हैं कि हम कहाँ से आए हैं, और वो हमें गाइड करती हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। उन्हें संजो कर रखिए, उन्हें प्रोटेक्ट कीजिए, और सबसे इंपॉर्टेंट, उन्हें सेलिब्रेट कीजिए। धन्यवाद, खुश रहिए, और हमेशा अपने दिल की सुनिए।